Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ पढ़ने से पहले हमने ये वाला लेक्चर, इससे पहले वाला जो लेक्चर किया था उसमें हमने सॉल्युबिलिटी देखा था और देखा था कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बच्चा वो वाला लेक्चर यहाँ वाले यानी कि हेनरीज लॉ वाले लेक्चर के लिए दैट लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज बेसिक। तो अगर आपने पहले वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़िए एंड देन अंडरस्टैंड हेनरीज लॉ। ओके, चलिए हेनरीज लॉ शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले बेटा जी, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन। ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं हेनरीज लॉ। देखिए बेटा, जो हमने इससे पहले वाला लेक्चर जहां तक हमने डिस्कस किया था वो हमने पढ़ा था, मैं मार्कर चेंज कर लूं, वो हमने पढ़ा था गैस एंड लिक्विड्स के बारे में। इफ यू रिमेम्बर, तो हमने सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी देखी थी और किसकी सॉल्युबिलिटी देखी थी हमने? गैस एंड लिक्विड की, गैस एंड लिक्विड की। अब देखिए बेटा जी, जो ये गैस एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी है यानी कि आपको लिक्विड के अंदर किसको डिसॉल्व कराना है? गैस को डिसॉल्व कराना है। तो सिर्फ इस वाले केसेस पर आप क्या लगाते हैं बेटा जी? आप लगाते हैं हेनरीज लॉ। अब ये हेनरी का क्या लॉ है, ठीक है, उसकी अलग अलग डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिखी है टू सेव आवर टाइम, हमारा टाइम बच सके इसलिए मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, तो देखिए बच्चा, यानी कि गैस एंड लिक्विड पे क्या लगता है? हेनरीज लॉ लगता है। हेनरीज लॉ और किसी पर आप नहीं लगा सकते, सॉलिड एंड लिक्विड पर नहीं लगा सकते, लिक्विड एंड लिक्विड पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि देयर शुड बी अ गैस व्हिच शुड बी डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड। एंड फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, सपोज यू हैव CO2 गैस, ठीक है, एंड इफ CO2 गैस को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कराते हैं तो आपके क्या बनते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं, जिनको बोलते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ठीक है, तो आप क्या करिए, पानी में CO2 डिसॉल्व कराइए, थोड़ी सी शुगर डिसॉल्व कराइए एंड देयर वुड बी सम फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स और आपकी कोल्ड ड्रिंक तैयार है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक में और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि CO2 को अगर मुझे पानी में डिसॉल्व कराना है तो जो फैक्ट्रीज होंगी वो क्या लॉ फॉलो करती होंगी और या फिर इसको डिसॉल्व जो कराती होंगी तो वो किस तरीके से डिसॉल्व कराती होंगी वो हम आज इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा जी हम हेनरीज लॉ शुरू कर रहे हैं। हेनरीज लॉ सबसे पहले समझ गए ना कहाँ लगता है? हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल इन गैस एंड लिक्विड, यानी कि जब भी आपकी गैस डिसॉल्व होती है किसमें? लिक्विड्स में। ठीक है, चलो आगे शुरू कर रहे हैं। देखो फटाफट से देख लो बच्चा, लॉ क्या कह रहा है? लॉ वही बेसिक चीजें कह रहे हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, बस आपको पता नहीं है ये लॉ था। ठीक है, ऐसे ही समझिए। अब एक बात मुझे बताओ, जब आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कराते हो तो अगर मैं बोलूं कि गैस का जो मास होगा, यानी कि जितना जो गैस है आप डिसॉल्व करा रहे हो उसका जो मास होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। यानी कि आप उस गैस पर जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा उसका मास लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा। सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। द मोर द पार्शियल प्रेशर यू विल अप्लाई on gas and the more mass will get dissolved in the liquid। समझ गए बेटा जी? ठीक है, कि आप गैस का ज्यादा से ज्यादा मास डिसॉल्व होगा अगर आप उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगाओगे। वही लिखा है एट अ गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, क्लियर? जो पार्शियल प्रेशर है वो जितना ज्यादा होगा बेटा जी, देखिए मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। देखिए मैं बता दूं आपको, हेनरीज लॉ जो आपसे पूछेगा, ये डेफिनेशंस मैंने अलग अलग इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये वाली जो डेफिनेशन है बेटा जी, ये वाली, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। जनरली जो आपको सिलेबस में जैसे आता है कि एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, 1 नंबर में CBSE में क्वेश्चन आता है, कई बार इसको 2 मार्क में भी पूछ लेता है, तो आपको डायरेक्टली सिर्फ इतना आप लिख देंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। चाहे आप ये वाली डेफिनेशन यूज करिए चाहे आप ये वाली डेफिनेशन यूज करिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, बट ये याद करके ये समझ के चलिएगा कि यहां से आपका 1 to 2 मार्क्स का, ठीक है, CBSE में आता है, CBSE में। और ये वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा बेटा जी किसमें? हाँ, किसमें? यस, आपके नीट के और IIT मेंस
के एग्जाम में। और वो आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन, जो बच्चे प्रीवियस ईयर करते हैं उनको पता होगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि जो हेनरीज लॉ होता है वो किस पर लगता है, वो सोल्यूट पर लगता है या फिर सॉल्वेंट पर लगता है। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पर इसका चीख कर आंसर होगा। बताइए किस पर लगा रहे हैं हम इस पर ही तो लगा रहे हैं, गैस पर, इसकी तो कोई बात ही नहीं है भाई। हमने मास किसका बात किया, मास किसकी बात की हमने, मास गैस की बात की। गैस का कितना मास है। प्रेशर की किसकी बात कर रहे हैं, गैस की। ठीक है, यानी कि किस पर लग रहा है, गैस पर, और मेरा गैस क्या है, यस गैस है हमारा क्या, सोल्यूट। यानी कि हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ऑन सोल्यूट, सोल्यूट पर एप्लीकेबल होता है। क्लियर, डन, समझ आया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आपको ये पोर्शन, ये बात समझ में आ गई बेटा जी, ये एक मार्क में पूछेगा। अगली डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। हाँ, क्लियर करने से पहले एक चीज समझिएगा बेटा जी, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को आप हटाओगे यू विल गेट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने क्या लिया, आप यहाँ पर के, भाई अगर ये हटेगा तो कोई कांस्टेंट तो आएगा ना, उस कांस्टेंट को मैंने दिया के एच। उसको क्या दिया मैंने, के एच, यानी कि हेनरीज कांस्टेंट का मैंने उसको नाम दे दिया। ठीक है, क्या है बेटा जी ये, हेनरीज कांस्टेंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, गैस का जो मोल फ्रैक्शन होता है डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यानी कि जो भी आप गैस का, इस गैस को जो आप डिसॉल्व करा रहे हो, सेकंड डेफिनेशन बोल रही है, जो गैस आप डिसॉल्व करा रहे हो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। देखिए यहां पर भी था पार्शियल प्रेशर, यहां पर भी है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, गैस का ही लेना है। ठीक है, क्लियर, देखो समझ रहे हो ना, यहाँ पर जो भी मास डिसॉल्व करा रहे हो गैस का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ठीक है, क्लियर, एट अ गिवन टेम्परेचर। ऐसे यहाँ पर भी क्या है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर आपने लिया, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस है डिसॉल्व हो रही है लिक्विड में, द गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड, ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of that gas. Clear? क्या है, यही है हेनरीज लॉ। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर देखो वर्ड्स पर बहुत ध्यान देना, इसको रटने की कोशिश मत करना, जितना रटोगे उतना कंफ्यूज होगे। कितना रट लोगे, राउट्स लॉ भी, उसकी भी डेफिनेशन ऐसी आती है। ठीक है, तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस, आप इसको याद रखिए और इसको फिर वर्ड्स में कन्वर्ट करिए, इसको याद रखिए फिर इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखना बच्चा, यहां पर जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो अगेन यू विल गेट अ कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट काई जी बराबर के एच पी लिख सकते हो बेटा, कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस एंड दिस वुड बी हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। बेटा इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। चलिए हम चलते हैं आगे। देखो देखिए बेटा जी, इसको ना, ये वाली को हम लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ये वाली डेफिनेशन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बेटा जी काई जी बराबर के एच पी, क्लियर हो गया, यानी कि मैं लिख सकती हूँ इसको यहाँ पर काई जी बराबर के एच पी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताना कि के एच की यूनिट क्या होगी। सोचो, ये तो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है क्या? अरे नहीं होती ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एटीएम। इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, क्योंकि सामने तो कोई यूनिट है ही नहीं। ये क्या होता है बेटा जी, यूनिटलेस। भाई काई जी बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यही तो होता है ना काय, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है तो कट जाएंगे, तो दैट वुड बी यस यूनिटलेस। एंड इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या मैं लिख दूं ताकि ये यूनिटलेस आए, ओवरऑल यूनिटलेस आए। बताओ क्या लिख दूं, ईटीएम इनवर्स।
वेरी गुड, डन। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा मुझे एक चीज बताना भाई, अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इधर भी तो ला सकती हूँ। यानी कि अगर मैं लिख दूं काई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था, अब देखिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अभी मैंने इस तरफ लगाया था, भाई मैं उस तरफ भी तो लगा सकती हूँ, लगा सकती हूँ ना। अब देखिए अगर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस तरफ लगा दिया तो जब मैं क्वेश्चन करूंगी तो बेटा जी जब क्वेश्चन करेंगे बच्चा तो क्वेश्चन में तो उल्टा आएगा, ऑपोजिट आएगा। समझ रहे हो मेरी बात भाई? क्वेश्चन में तो ये तो ठीक है यहाँ तक तो, लेकिन जब ये देखिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे या ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर वुड बी डिफरेंट। तो हाउ वुड यू नो कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो आप बिल्कुल गेस करेंगे किससे? KH की यूनिट से। ठीक है, कैसे देखो। अच्छा बेटा यहां बताना इसकी प्रेशर की यूनिट क्या होगी? ATM, राइट। इसकी यूनिट क्या होगी? या बीबी यूनिट लेस होगा, काईजी तो यूनिट लेस होगा। और KH बराबर क्या होगा? सोचो क्या होना चाहिए था कि ये यूनिट लेस है, ये भाई ये यूनिट लेस कब आएगा? जब सामने भी क्या हो? ATM, ATM से ATM कर दिया तभी तो ये यूनिट लेस है बेटा जी। देखो ये यूनिट लेस है तो ATM बराबर ATM, ऐसे समझ लो। यहाँ पर क्या हुआ? ये यूनिट लेस है तो ATM इनवर्स, ATM इनवर्स, तो यहाँ पर भी कोई यूनिट बची नहीं। यानी कि आपको सवाल के अंदर KH की यूनिट से डिसाइड करना है कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे तरीके से इससे अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे ऑन हेनरीज लॉ। तो परेशान मत होइए, वहां पर हम इस पॉइंट को दोबारा डिस्कस करेंगे और मैं आपसे ही आपको पहचानना सिखाऊंगी कि बेटा जी आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप दोनों लिखेंगे तो दोनों ही सही है। ओके, यहाँ पर इसकी यूनिट ATM इनवर्स है और यहाँ पर इसकी यूनिट ATM है। ठीक है क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। देखिए बेटा जी मैंने ये दो आपके सामने हेनरीज लॉ की जो डेफिनेशंस थी वो क्लियर कर दी। मैं एक बार दोबारा हेनरीज लॉ को सब्सक्राइब नहीं डिस्क्राइब कर देती हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब तो तुमको करना है, डिस्क्राइब मुझको करना है। चलो देखो अब डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए बच्चा जो हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ क्या होता है, किस पर एप्लीकेबल है? गैस एंड लिक्विड पर। एग्जाम्पल CO2 इन वाटर। ठीक है, कोई भी गैस को आप वाटर में पानी में डिसॉल्व करा दीजिए जो उसमें डिसॉल्व हो सकती है। कैसी गैसेस डिसॉल्व होंगी ये हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेचर कैसा होगा, है ना भाई? पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर। ठीक है, रिमेंबर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखना बेटा जी हेनरीज लॉ में मैंने आपको दो डेफिनेशन अभी तक बताई। सबसे पहला मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। क्लियर? ये फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? आपकी मर्जी है, जब आपसे टीचर पूछे कि डिस्क्राइब हेनरीज लॉ, ठीक है, तो एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपकी मर्जी, चाहे आप ये वाला लिखिए चाहे आप ये वाला लिखिए। ठीक है, वॉट एवर यू लाइक। ओके, सेकेंड डेफिनेशन क्या है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितना ज्यादा, देखिए जो मोल फ्रैक्शन होगा गैस का जो आप डिसॉल्व करा रहे हैं उस गैस का मोल फ्रैक्शन उसके पार्शियल प्रेशर, यानी किसके पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, उसके क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? यही है हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ आगे चलते हैं। ये जो मैंने लिखा है इसको क्लियर करते हैं बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन लगता है बेटा जी, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, CBSE में भी आजकल पूछ लगा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के लिए, IIT के लिए, नीट के लिए बेटा जी। और बेटा जी आपसे वो पूछ लेगा KH के बारे में, यानी कि इसके बारे में। ओके, वो ज्यादातर चीजें KH के बारे में पूछ लेगा। तो अब हम देखते हैं बेटा जी, पहले इसको क्लियर करते हैं फिर KH पर चलते हैं आगे और हेनरीज कांस्टेंट के बारे में और कुछ जानेंगे। इसको हटाएं? इसको नहीं हटाते, चलो ठीक है, इतना साफ कर लेते हैं बस। देखिए बेटा जी यहां पे लिखा है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड in the given amount of the solvent is that independent of pressure। अब मैं ना ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करके दिखाती हूँ कैसे। देखो जो ये कहना चाह रहे हैं ना कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर मैंने लिया, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, एक गिवन अमाउंट। अब देखो आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने लिया
PV इक्वल टू क्या होता है, याद करिए NRT होता है कि नहीं भाई, यही तो होता है PV इक्वल टू NRT, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। अब एक बात बताओ, PV बराबर क्या हो गया, ये क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और आई कैन से द मास डिसॉल्व्ड डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ दैट, ठीक है, जो भी डिसॉल्व हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूं मास और यहां क्या लिख दूं मास, कौन सा बेटा जी, मॉलिक्यूलर, समझ लीजिए, क्लियर। चलिए ये हो गया RT। अब बेटा जी अब यहां समझिएगा, यहां समझिएगा, ये तो मेरा कांस्टेंट है, जो जो कांस्टेंट है उनके नीचे कर देते हैं, ये दोनों तो मेरे कांस्टेंट है। मेरा वॉल्यूम जो है, ठीक है, इसके बारे में हमें पता करना है, एट अ गिवन अमाउंट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। चलिए देखिए आगे। अब बच्चे ये भी मेरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बता। तो अगर मैं इसको ये लिख दूं वॉल्यूम बराबर मास, ये मास कौन सा मास है, ये गिवन मास है जो डिसॉल्व करा रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय द प्रेशर, और देखिएगा बेटा जी RT डिवाइडेड बाय मास, और ये कौन सा बेटा जी, ये मॉलिक्यूलर मास, ये तो ये टोटल तो कांस्टेंट हो गया भाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, है ना। और अब मुझे ये बताओ मास बाय पी, मास बाय पी कहीं तो सुना है, कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है भाई, मास बाय पी क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, यानी कि हेनरीज लॉ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पर जो हेनरीज लॉ है उसके बेसिस पर बेटा जी, फर्स्ट जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, ठीक है, उसके बेसिस पर ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कैन आई से प्लीज दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, या लिख सकती हूं मैं डायरेक्टली, जो वॉल्यूम है मेरा क्या हो गया बेटा जी, कांस्टेंट हुआ कि नहीं, जल्दी बताएंगे, ठीक है। क्या आपको ऊपर वाली डेफिनेशन क्लियर हो गई, क्योंकि वो ये वाले इसलिए जो क्वेश्चन है बेटा जी बहुत बढ़िया, हायर मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस बनते बेटा जी, उस पर आपका ये वाला लॉ अप्लाई हो सकता है। तो आपको इतना मतलब इतना अगर आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आप उन क्वेश्चंस को करने के काबिल बन जाओगे। देखिएगा अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ क्या लिखा था, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट लिया है, वॉल्यूम ऑफ द गैस dissolved in a given amount of the solvent is independent of the pressure, clear। वॉल्यूम, मास नहीं, वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ मास लिया है, वॉल्यूम नहीं लिया है, ओके क्लियर है ना। यहाँ पे मास लिए कभी कोई बच्चा कंफ्यूज हो, मैम ये क्या पढ़ा दिया, ये वॉल्यूम है, ये मास है, ये मोल फ्रैक्शन है, क्लियर बच्चा। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, okay, mole fraction of that gas is directly proportional to the partial pressure of that gas, but the volume of that gas at a constant temperature is independent of pressure, clear। हेनरीज लॉ पढ़ लिया हमने, डन, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते बेटा जी हम KH के बारे में, कहाँ गया डस्टर, ये रहा डस्टर, ठीक है। अब पढ़ते बेटा जी हम KH के बारे में, एंड जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है KH। इसके क्वेश्चंस आप चिंता मत करिए, इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें हम हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आपके अलग अलग वेरियस टाइप के आते हैं उनको ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज पूरा पहले इसकी थ्योरी बुक समझ लेते हैं। अब बेटा जी आप चाहे तो जो KH के बारे में मैं आपको बता रही हूँ ये आप पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हो, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स बनाकर लिख लेना, बिकॉज ये कहीं पर भी जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बेटा जी KH होता है, अगर वो KH बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो आप ऐसे समझिए कि आपका जो टेम्परेचर होगा हाई होगा इस वैल्यू पर, इंक्रीज्ड वैल्यू पर, और जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा बेटा जी, हाई होगा, और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगला देखिए बच्चा, नेक्स्ट में अगर मान लीजिए KH बढ़ रहा है तो यहां से क्लियर हो रहा है सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। बेटा देखिए अगर किसी का भी KH बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी हेनरीज कांस्टेंट का बढ़ना ही बता रहा है सॉल्युबिलिटी के घटने को। और हमें ये पता था कि अगर सॉल्युबिलिटी घटती है तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, जल्दी पता, बढ़ रहा होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कोल्ड ड्रिंक का, भाई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को अगर आप धूप में ले जाकर रख दोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर वुड बी हाई,
और टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी होगी वो गैस की कम हो जाएगी और वो गैस उन दीवारों को छोड़कर जाना चाहेगी और जिससे कि क्या हो जाएगा बेटा जी, एक्सप्लोजन हो जाएगा, वो जो बॉटल है वो फट जाएगी। नहीं यकीन आता तो करके देख लो, मैंने तो किया हुआ है ना, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है डन। चलिए, तो यानी कि अगर आपका केएच बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा जी, कम हो जाएगी। अब देखना यहाँ पर ये अगर लिखा है तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, एट सेम पार्शियल प्रेशर सेम होना चाहिए, एट सेम पार्शियल प्रेशर। क्लियर। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो केएच होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। और बताओ किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर करेगा कि नहीं करेगा, देखो कर रहा है ना, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर पर तो करेगा ही। इसीलिए बेटा जी जब हेनरीज लॉ शुरू हुआ था तो तभी वो कह रहे थे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर पर केएच डिपेंड करता है। अदरवाइज और किसी फैक्टर की तो बात नहीं की ना उन्होंने। और टेम्परेचर पर तो मैंने अभी आपको बताया कि आप ले जाओ जिसमें भी गैस हो, ठीक है, जिसमें भी, जैसे कोई बॉटल है उसके अंदर गैस है, डिजोल्व है लिक्विड के अंदर, और बेस्ट एग्जांपल होगा आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, उसको ले जाके आप धूप में रख दो और बहुत, मतलब कि जिस दिन बहुत ही गर्मी हो ऐसे, तो बेटा जी वो जो गैस होगी, और एक काम करो उसको और ऐसे ऐसे हिला दो, ठीक है, और रख दो, ठीक है बच्चा, तो जो गैस होगी ना वो बाहर निकलना चाहेगी। देखा है तुमने कभी, कई बार ऐसे नहीं, दोस्त लोग खोल देते हैं उसको बॉटल को और फिर ऐसे ऐसे करते हैं जैसे शैंपेन को करते हैं, ठीक है वो कोक का शैंपेन बना देते हैं, सबके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती, तो वो जो निकलता है ना बेटा इतने हाई, उससे वो गैस ही होती है। शुरू में देखा आपने बबल्स निकलते हैं, तो वो गैस ही है विच इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। ओके, चलो आगे चले। ये मैंने आपको तीनों फैक्टर्स बता दिए, इन तीनों का यूज आई टोल्ड यू अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। चलो आगे चले। अब बेटा जी हमारी दो चीजें हेनरीज लॉ में रह जाती हैं, एक तो हो गया उसका लिमिटेशन, दूसरा हो गया यूजेस। लिमिटेशन भी पूछ सकता है, सीबीएसई में तो वैसे पूछेगा आपसे डिस्क्राइब या फिर ऐसे करके कि आपका लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ बता दीजिए, या फिर यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ बताइए। सीबीएसई में ऐसे पूछेगा, 2 मार्क में मैक्सिमम पूछ सकता है, ठीक है, बट मोर चांसेस आर देयर कि वो आप हेनरीज लॉ से, हेनरीज लॉ की आपसे डेफिनेशन पूछ ले, ठीक है, इसके बहुत हाई चांसेस हैं। लेकिन उन बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बहुत अच्छे से करना है ये वाले पॉइंट्स, बिकॉज बेटा जी, और नीट की स्पेशली, ठीक है, क्योंकि नीट वाले बच्चे बेटा जी मैं बता दूं आप लोगों को कि आपको ना इन ये वाली कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चा ना, जो एस्पिरेंट होते हैं वो पढ़ते नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स होते हैं ना वो, उनको लगता है कि यार फिजिकल का चैप्टर है, जो चलो फटाफट हम अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेते हैं, वो थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं देते, और इसी का कंपटीशन में फायदा उठाया जाता है, बिकॉज वो थ्योरी आपसे बिल्कुल डेप्थ से पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको वो थ्योरी समझनी होगी, डेप्थ में जाना पड़ेगा। डेप्थ इतना भी डेप्थ नहीं है, ठीक है, मतलब यूजुअल है, नॉर्मल है, इतना तो पता होना चाहिए यार, ठीक है। चलो शुरू करें लिमिटेशन। देखिए बेटा, लिमिटेशन का मतलब है कहां पर हम हेनरीज लॉ को नहीं लगा सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होगा, नकार दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा कि भाई कुछ भी लग जाएगा लेकिन हेनरीज लॉ नहीं लगेगा। सबसे पहली लिमिटेशन है व्हेन सॉल्युबिलिटी shouldn't be too much, ठीक है, too much। जो सॉल्युबिलिटी है बेटा वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी तो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बेटा आप याद करो, आपको कुछ याद आ रहा हो, अगर आइडियल कंडीशंस यानी कि आइडियल गैस पढ़ते थे, याद आ रहा है कुछ? आइडियल गैस कब होती थी? याद करो, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, एग्जैक्टली, ठीक है, टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई एंड प्रेशर शुड बी लो, ठीक है, प्रेशर शुड बी लो। तो यही जो कंडीशंस है बेटा जी, तो हेनरीज लॉ जो है, हेनरीज लॉ जो है दैट वुड बी एप्लीकेबल, पूरा लिखें, लिख देते हैं, हेनरीज लॉ एप्लीकेबल ऑन
हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। बेटा जी आपको भी समझ में आया, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया सॉलिबिलिटी शुड नॉट बी टू मच, ठीक है। अब देखिए, और आई कैन से दैट गैस शुड बिहेव आइडियली, शुड बिहेव। बेटा जी नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे बेटा जी, तो आप वहां से ये पूरा लेक्चर देख सकते हो, क्या क्या पॉइंट कैसे कैसे पढ़ाए हुए हैं। एंड माय सजेशन टू यू इज कि आप अपने खुद के नोट्स बनाए बेटा। अगला पॉइंट करते हैं बेटा जी। अगला पॉइंट जो होगा दैट वुड बी कि जो आपका जब आपकी गैस डिसॉल्व हो ना, तो गैस डिसॉल्व होने के बाद में ना तो किसी से एसोसिएट करे ना ही डिसोसिएट करे, ठीक है। सो देयर शुड बी नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन। ना ही गैस कोई एसोसिएशन करे, एसोसिएशन, और ना ही गैस क्या हो बेटा जी, नो डिसोसिएशन, यानी कि जैसी है वैसी ही रहे, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। क्लियर? बताइए बेटा, समझ आ गई बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन, डिसोसिएशन, ओके। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, दैट गैस शुड नॉट, गैस को कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए, किसमें जाने के बाद में, सॉल्वेंट में जाने के बाद में, ठीक है। तो ये तो लिमिटेशंस हो गई, यही लिमिटेशंस पर हम हेनरीज लॉ को नहीं लगा सकते, मैंने पहले बताया। देखिए अगली अगली ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर वाले पॉइंट से लिंक करता है। ये वाले पॉइंट में वो कह रहा है कि जो गैस है दैट शुड बिहेव आइडियली, वो आइडियली अगर बिहेव होगी तभी हेनरीज लॉ को लगाया जाएगा, क्योंकि तब सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी। आपने देखा होगा जब भी आप कोक की बॉटल को खोलते हैं तो गैस जो है करके आपको आवाज भी आती है निकलने की, ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल उसके अंदर नहीं है। जब आप उसको डिसॉल्व करोगे तो वो गैस भी निकल जाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ बच्चा, आपने देखा होगा जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, ठीक है, आप उसको कोल्ड ड्रिंक को आपने एक बार पिया, ठीक है, बार बार खोल के बंद कर दिया। लास्ट में जब आप कोल्ड ड्रिंक रह जाती है बेटा जी, और आप मान लीजिए आपने ऐसे कई बार किया, 10-12 बार वो बॉटल खोली और बंद किए, तो आपने देखा होगा लास्ट में कोई आवाज नहीं आती है, ठीक है। जब आप उसको खोलते हो 10-12 बार के बाद में, 10-12 बार तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ टू बी वेरी श्योर, ठीक है। तो आप क्या करो, जब आप उसको खोलते हो तो आपको गैस के जाने की आवाज नहीं आती है, क्योंकि अब टोटल जो गैस थी वो उड़ चुकी है, वो एनवायरमेंट में जा चुकी है, ठीक है। अब वहां पर कोई भी गैस नहीं है, इसीलिए लास्ट में कोल्ड ड्रिंक में कोई स्वाद भी नहीं आता है। देखा है तुम लोगों ने, कोई स्वाद नहीं आता है, पिया तो होगा ही, ठीक है। ये हो गया लिमिटेशन। आगे बढ़े, अब आते हैं यूजेस पर, ठीक है। चलो यूजेस पर चलते हैं बेटा जी। ये आप लोग लिखते रहना, मैं बताती रहूंगी आपको। देखिए बेटा, सबसे पहला यूज, सबसे पहला है, बताओ कौन सा, कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाने का। यानी कि जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं बेटा जी, उनको बनाने के लिए हेनरीज लॉ का ही यूज किया जाता है। देखो मैंने पहले बताया कि वो गैस जब CO2 है पानी के अंदर तो बहुत टू मच डिसॉल्व नहीं है। अगर टू मच डिसॉल्व होती तो बताओ कि अगर जैसे एक बार में मम्मी बोलती है ना कि इसको बंद करके रख दो, या फिर एक बार में सारी पी लो, है ना, रखो मत इसको, क्योंकि वो गैस उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम तक डिसॉल्व नहीं रहेगी, वो निकल जाएगी जब आप उसको खोलो बंद करोगे, ठीक है। क्लियर? ओके, समझ आई बात? तो वहां पर भी हम हेनरीज लॉ का यूज करते हैं। और कहां पर हेनरीज लॉ का यूज करते हैं? हेनरीज लॉ लंग्स की फंक्शनिंग में भी काम करता है। आपको पता है व्हेन वी टेक ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्या करेगी, हाँ, वो जो गैस है वो अंदर जाके किस में डिसॉल्व होगी, वे जाएगी जब, तो एल्वेलीज आपको पता है ना, एल्वेलीज होती है बच्चा जी। अब वो क्या होगा, वो ब्लड में जाके डिसॉल्व ही होगी ना, सोचो ना, डिसॉल्व होगी ना ब्लड में, ठीक है, O2 जाकर, तो ब्लड में जब जाके डिसॉल्व होगी, हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बनाएगी, ये वो, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बता दो, कौन सा लॉ फॉलो होगा? यस, हेनरीज लॉ, ठीक है। तो लंग्स की फंक्शनिंग के लिए भी मैं बोल सकती हूँ हेनरीज लॉ का यूज होता है। अब एक और पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू स्कूबा डाइवर्स। बेटा जी स्कूबा डाइवर्स आपको पता होंगे, जो सी लेवल से, जो सी का लेवल होता है उससे, आपने देखा होगा ना समंदर में, सी में क्या करते हैं, नीचे 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 जाते हैं, ठीक है, क्या देखने, सीनिक ब्यूटी देखने, देखा है ना, नीचे जाते रहते हैं, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ लगा होता है पीछे, उसको इनहेल करते करते नीचे जाते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं स्कूबा डाइवर्स।
और उन लोगों को भी देखा होगा आपने, जैसे कि हमारी थी अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, जिनका पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर हैं उनके, और उन्होंने हिमालयास पर चढ़ी थी बेटा जी, हिमालयास पर, उसके बाद एवरेस्ट पर भी चढ़ी है। मतलब उन्होंने ना बहुत सारे दुनिया के सारे पर्वतों पर चढ़ी है, और आपको पता है एवरेस्ट तो सबसे ऊंचा है, ठीक है, तो वो एवरेस्ट पर भी गई हुई है और भारत का झंडा वहां लहराया है। और एवरेस्ट की ऊंचाई मेरे ख्याल में, जितनी मुझे याद आ रही है, 8,848 है, ठीक है, एंड दैट्स ऑफ कोर्स वेरी ह्यूज। तो बेटा जी अब दोनों की बात कर लेते हैं हम, जो सरफेस से जो स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं वो, और जो माउंट एवरेस्ट यानी कि जो ऊपर जाते हैं, जैसे अरुणिमा सिन्हा गई थी ऊपर भारत का झंडा लहराने, और भी बहुत सारे लोग जाते हैं, तो हम दोनों की बात करेंगे। अब देखिए बेटा जी, सबसे पहले नीचे जाने वालों की बात कर लेते हैं। जब स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं बेटा जी, नीचे जाते हैं तो आपने देखा होगा एक ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पीछे बंधा हुआ होता है, ठीक है, ये कुछ नहीं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, O2 सिलेंडर, जिनकी अभी बहुत कमी हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो बेटा जी ऑक्सीजन सिलेंडर में आपको पता है क्या होता है, इसके अंदर बेटा जी N2, O2 और हीलियम, इसका मिक्स होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर सिर्फ O2 ली जाए, या फिर इसके अंदर सिर्फ N2 हो या सिर्फ हीलियम हो। O2 को हम क्या करते हैं, हम डाइल्यूट करके ले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बच्चा जब आप नीचे जाते हो, जब आप जब आप सरफेस से नीचे 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 जाओगे बेटा जी, तो आपको पता है आपके ऊपर प्रेशर जो होगा दैट वुड बी वेरी हाई। तो प्रेशर क्या होगा बेटा जी, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ये सरफेस है मान लीजिए, ये सरफेस है, तो जब आप सरफेस से नीचे 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 जाओगे तो प्रेशर वुड इंक्रीज, प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब आप ऊपर 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 जाओगे, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर में ऊपर ऊपर जा रहे हो, वो एटमॉस्फेयर ही तो आप पे प्रेशर लगा रहा था, वो एयर ही तो आप पे प्रेशर लगा रही थी, तो प्रेशर क्या होता है बेटा जी, दैट वुड डिक्रीज। जब आप ऊपर जाते हो तो प्रेशर डिक्रीज होता है, और जब आप नीचे जाते हो तो प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है। अब मुझे बहुत सिंपल सी बात बताओ, जब प्रेशर आपके ऊपर इंक्रीज होता जाएगा, जब आप यहाँ पर सी में जाओगे बेटा जी, समंदर में जाओगे और समंदर के लेवल में नीचे जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर ये मैं लिख देती हूँ माउंट, ठीक है, माउंटेन पर जा रहे हो, तो आप मुझे एक बात बताना बेटा जी, जब आपका प्रेशर जो होगा वो बढ़ेगा, जब यहाँ पर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है हमारे ब्लड के अंदर, दैट वुड बी व्हाट, इंक्रीज्ड। जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी बच्चा, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ आई भैया, जब प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा आपके ऊपर तो सॉल्युबिलिटी जो है, जो हमारी ऑक्सीजन है वो भी तो इंक्रीज होती जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी भी तो बढ़ जाएगी, ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए बेटा जी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन सिर्फ ना ले जाकर क्या ली जाती है बेटा जी, डाइल्यूटेड ऑक्सीजन ली जाती है। अब देखिएगा बेटा जी, ये होता है 56%, ये होता है 32%, और ये 11.7% के आसपास बेटा जी होता है हीलियम। अब आपको पता है दीज आर इनर्ट गैसेस, तो ये हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है भैया। N2 इनर्ट है, आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, इनर्ट है। और हीलियम क्या है, ये भी इनर्ट गैस है, इसीलिए कोई और गैस ना मिलाकर हम क्या मिलाते हैं बेटा जी, इन गैसेस को, यानी N2 और हीलियम को मिलाया जाता है। Am I clear to you? डन ना, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखना बच्चा, ये यहाँ पर मैंने हेनरीज लॉ का यूज समझा दिया, यानी कि स्कूबा डाइवर्स जो नीचे जाते हैं उनके ऑक्सीजन सिलेंडर भरने में भी किसका यूज है, हेनरीज लॉ का यूज है। हेनरीज लॉ कब यूज हुआ, जब हम नीचे गए, हम पे प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो हमें पता है प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से गैस की सॉल्युबिलिटी भी हमारी ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी। एंड यू नो इट बेटा जी, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में है, वहां की सीनिक ब्यूटी बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा फेमस है, कभी जाऊंगी मैं भी, ठीक है। देखो बच्चा, अब देखना, मेरा बड़ा मन है वहां देखने का, अभी तो किताबों में ही देखा है और ऑनलाइन नहीं देखा है, ठीक है, कभी तो जाएंगे। अब आते बेटा जी यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, आपने मूवीज में भी देखा होगा, जब नीचे जाते सरफेस से तो थोड़ी थोड़ी देर में उनको ऊपर आना हो, ठीक है। तो बेटा जी आपको ना कौन सी मूवी है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, वो नीचे जाते हैं, बीच बीच में उनको ऊपर भी आना पड़ता है ना, वो इसीलिए होता है बेटा जी ताकि सॉल्युबिलिटी को मेंटेन किया जा सके, समझ रहे हो। इसलिए बहुत ज्यादा हम, ऐसा नहीं है कि नीचे गए तो काम खत्म करके सब कुछ देख देख के तब ऊपर आएंगे, ठीक है, आपको एक टाइम के बाद ऊपर आना पड़ता है ताकि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बैलेंस खराब ना हो। ओके डन। अब ऊपर जाने वालों की बात कर लेते हैं।
ऊपर जब जाते हैं बेटा जी, यानी कि जब माउंटेन्स पर जाते हैं तो होता क्या है, इसको मैं हटा दूंगा। जब बेटा जी जब आप माउंटेन्स पर जाते हैं तो माउंटेन्स पर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। अब एक बात बताइए, जब प्रेशर कम होगा माउंटेन पर जाने पर, तो प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अब कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस एंड लिक्विड। गैस कौन है, O2, लिक्विड कौन है, ब्लड। ठीक है, तो यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी O2 इन ब्लड, जो ब्लड है उसके अंदर O2 की मात्रा क्या हो जाएगी बेटा जी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, हमारी मर्जी से नहीं लेकिन एनवायरमेंट की मर्जी से, क्योंकि प्रेशर वहां क्या लग रहा है, कम लग रहा है। डन, इतनी बात समझ आई। अब देखना बच्चा, आपने सुना होगा, अगर आपने अरुणिमा सिन्हा का इंटरव्यू नहीं देखा है तो प्लीज देखना, ठीक है, इट इज वेरी 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 गुड, बहुत मतलब, क्योंकि उनके पैर नहीं है बेटा जी, सबसे पहली बात तो उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था और उनके पैर नहीं है, एंड एक ऐसी लड़की जिसके पैर नहीं है और वो माउंट एवरेस्ट पर जाती है, सोचो, है ना, मेरे कल ना। अब समझना बेटा जी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ बताया, और इंटरव्यू क्या, ये बुक्स में लिखा हुआ है, बट यू नो इंटरव्यू वाली बातें तुम ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं रादर देन बुक्स वाली, वैसे दोनों सेम ही है। जब बेटा जी जब हम ऊपर 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 जाते हैं तो एक लेवल आता है, ठीक है, एक लेवल क्या आता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इतनी कम हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं बट अगेन सॉल्युबिलिटी तो कम हो रही है ना बच्चा, हमारे ब्लड में तो प्रेशर तो वही अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा था ऑक्सीजन सिलेंडर तो होते ही हैं, बट ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बाद भी बेटा जी ऑक्सीजन सिलेंडर, जब आप ऑक्सीजन इनहेल करोगे उस सिलेंडर से, सपोज ऑक्सीजन सिलेंडर है, आपने इनहेल किया, तो उस एनवायरमेंट की वजह से वो सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज है ना मेरे ब्लड में अभी भी, समझ जो बच्चा, ठीक है। तो ऐसी एक पोजीशन आती है जहां पर, क्योंकि हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है चलने के लिए, यानी कि हमारा ब्रेन जो है वो टोटल जो हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, इसका ब्रेन अकेला हिस्सा 20% ऑक्सीजन को खा जाता है। तो बेटा जी एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब होता है एट दिस स्टेज अ पर्सन इज नॉट एबल टू थिंक प्रॉपर्ली, वो ठीक से सोचने के काबिल नहीं रहता है, ठीक है, ठीक से सोचने के काबिल नहीं रहेगा तो क्या करेगा, दे गिव अप, ठीक है। मोस्टली जो लोग होते हैं वो वहीं से सुसाइड कर लेते हैं, वो कूद जाते हैं, कूद इसलिए जाते हैं क्योंकि बॉडी को बहुत टॉर्चर हो रहा होता है बेटा जी उस वक्त पर, जब आप माउंट एवरेस्ट पर जा रहे होते हो, तो इट इज नॉट दैट मच इजी जो आपको लगता है कि कोई नहीं, चलो यार चलते हैं, ठीक है ऐसा नहीं है ये, जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो ब्लड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा, टॉर्चर होगा। कैसा टॉर्चर होगा, हमारी बॉडी वुड नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपर्ली, वो ठीक से सोच भी नहीं पाएगी, ठीक है, एंड दैट स्टेज इज नोन एज एनॉक्सिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा दैट हेनरीज लॉ इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ्स, है ना, बहुत जरूरी है हमारे लंग्स के फंक्शंस के लिए हेनरीज लॉ लगता है, ऊपर जाते तो हेनरीज लॉ लगता है, नीचे जाते तो हेनरीज लॉ लगता है, और हम खाना खाते हैं, यानी कि जो खाना नहीं सॉरी ब्रेवरेजेस लेते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, उस पे भी क्या लगता है, उसकी सॉल्युबिलिटी में भी क्या लगता है बेटा जी, हेनरीज लॉ लगता है। और लिमिटेशन क्या थी, दैट सॉल्युबिलिटी शुड नॉट बी टू मच, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, यानी कि गैस जैसी है बस जाकर वैसी ही रहे, ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं बेटा जी, हेनरीज लॉ लगाते हैं, तब तक ही लगाते हैं, मतलब हेनरीज लॉ, समझ गए बच्चा, ओके। एंड वन मोर थिंग, गैस शुड बिहेव आइडियली। तो लिमिटेशंस कर लिए, यूजेस कर लिए, और हमने क्या पढ़ लिया, हेनरीज लॉ फटाफट से हमने कंप्लीट कर लिया। इसके क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे बेटा जी। And if you like the video, then please hit the like button. And if you have any queries, then tell me in the comment section. Okay? तो अब मैं चलती हूँ, अगले लेक्चर में मिलूंगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 ज्यादा खुश रहिए। बाय।